मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि इस दौरान मैंने अपने पति समर में बहुत बदलाव महसूस किया। समर मुझसे ज्यादा अपनी भाभी शीतल की बातों को तवज्जो देता था। ये बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 7 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता है और बीवी के आ जाने के बाद ये लगाव कम हो जाता है। लेकिन समर और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर नहीं आया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं, बल्कि दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति समर अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा समर अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह समर अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, समर, तुम्हें उस औरत के साथ ये सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी ये बात सुनते ही समर ने दरवाजा खोला और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी समर को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। समर ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, नेहा, आइंदा कभी उस औरत के बारे में ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि समर ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन वो मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके अशोकनगर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर समर को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से अशोकनगर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई। वो मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही मैंने आकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगी। वो बोली, तूने बिल्कुल सही किया नेहा, जो तू यहाँ आ गई। अब तू समर के पास तभी जाएगी जब समर उस चुड़ैल के मकान से अलग रहने की कसम खा लेगा। आखिर समर के पास किस चीज की कमी है? गोविंद नगर में भी तो उसके 2 प्लॉट हैं। वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन जिया भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। जिया की शादी होने वाली थी। 5 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब वो भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई राज अपनी जॉब से घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वो भी परेशान हो गया। जिया ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान मैंने अपना फोन ऑन किया ही था कि समर का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्से में बोली, तू फोन मुझे दे, मैं उससे बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने समर का फोन रिसीव किया तो समर ने कहा, नेहा, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही गोविंद नगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। समर की ये धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहां से चली जाऊं। अब जी भरकर अपने उस चुड़ैल के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। मैं समर का इंतजार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ती हुई गोविंद नगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार करती रही, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि समर मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी जरूरत है ही नहीं। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे जरूरत भी क्या है? मैं समर को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता था। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। जिया की शादी को अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी
2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जिया की शादी के बाद वो मेरी ससुराल जाकर समर से फाइनल बात कर आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। जिया की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने समर को कॉल मिलाया और बोली, समर, तुम शादी में नहीं आओगे? समर ने कहा, मुझे तो अभी तक ये नहीं मालूम कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 6 तारीख को जिया की शादी है। समर ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा है। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। समर ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? समर ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन अशोकनगर पहुंच जाऊंगा। जिया की शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे मेरे पति ने ही गिफ्ट में दी थी। उसे ये साड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि समर दोपहर तक अशोकनगर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह ही समर को फोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो समर आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई थी। देर रात तक जिया खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वालों को लग रहा था कि मैं जिया की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जगने के बावजूद अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज ही गोविंद नगर चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज हुई। वो बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा पुलिस विभाग में मामूली कांस्टेबल ही हैं, तो क्या हुआ? वो उस समर और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे गोविंद नगर जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर समर को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ ही था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब समर की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और समर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। समर का ही फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से समर की आवाज आई। वो रोते हुए बोला, नेहा, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। उसने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर वो फिर से रोने लगा। मैंने कहा, समर, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? समर ने कहा, परसों देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। भैया की मौके पर ही मौत हो गई और भाभी अभी भी दिल्ली हॉस्पिटल में है। समर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। फोन कटने के बाद मैंने घर में ये बात बताई तो मेरे घर में भी मातम पसर गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले समर के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई विक्की को बुलाकर दिल्ली के लिए गाड़ी बुक करने के लिए कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग दिल्ली हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी शीतल की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद वे लोग अलग अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में ही थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले अशोकनगर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे पर ही थी। समर सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती।
ये देखकर समर का बर्ताव भी बदल गया था। वो फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहते 1 महीना बीत चुका था। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ था कि वो होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। 2 महीने बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए घर पर मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ती थी। इसी दौरान पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये बात मैंने समर को बताई तो वो बहुत खुश हुआ और जाकर ये बात उसने भाभी को बताई। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। यानी वो भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश थी। मुझे अब 8वां महीना लग चुका था। इसी बीच मुझे लगा कि जैसे समर फिर से अपनी भाभी के करीब जा रहे हों। प्रेगनेंसी के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे जरूरी काम करते भी थकान हो जाती थी। मैं अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। समर जब काम से घर पर आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद अपनी जेठानी को जूस पिलाकर अपने कमरे में आती और फिर मैं और समर खाना खाते। सुबह देर से उठती तो देखती कि समर नाश्ता बना चुका होता था। मेरे साथ नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता। एक दिन मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी जल्दी आँख खुल गई। समर को लगा कि मैं अभी तक सो रही हूँ, इसीलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला। मैं भी दबे पैर उसके जाने के बाद अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो वो अपनी भाभी के कमरे में जा रहा था और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं काफी देर तक वहां खड़ी रही, बाद में आकर अपने बेड पर लेट गई। समर का ये पागलपन मेरी समझ से बाहर था। पहले तो मेरी जेठानी ठीक ठाक थी, पर अभी तो वो एक अपंग की तरह बेड पर पड़ी रहती थी। फिर समर अंदर कमरे में उनके साथ क्या करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो, ताकि उन दोनों का सच मेरे सामने ना आ सके। इसके बाद तो मेरी रातों की नींद ही हराम हो गई थी। अब मुझे समर से नफरत होने लगी थी। मैं रोज रात को उसे अपनी भाभी के कमरे में जाते देखती। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में जाता और करीब आधे घंटे के बाद आकर मेरे बगल में लेट जाता। और तो और वो पसीने से लथपथ भी होता था। मेरी डिलीवरी होने में अभी 20 दिन बाकी थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इन दोनों की रासलीला सहन नहीं करूंगी। डिलीवरी के बाद करीब 1 हफ्ते तक मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अब मैं पहले इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की सोच रही थी। रात में जब समर घर आया तो रोज की तरह मुझे जूस देते हुए कहा कि ये लो, भाभी को जूस पिला आओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पिला आओ। ऐसा कहकर मैं उसी के सामने बेड पर लेट गई। उसने वो गिलास लिया और भाभी के कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। करीब 10 मिनट के बाद वो बाहर आया और कमरे में आकर मुझसे कहने लगा कि अभी से सोने जा रही हो क्या? चलो उठो, कुछ खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो वैसे भी मर गई थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के कारण मुझे खाना पड़ा। उतने में समर कहने लगा, नेहा, कल हमें अस्पताल जाना है। भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है, सुबह जल्दी ही निकलना है। उनके कुछ टेस्ट भी करवाने हैं और आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन समर ने मेरे साथ नाश्ता किया और दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। फिर उन दोनों के जाने के बाद मैं बाजार गई और बाजार से एक कैमरा खरीद कर लाई और उसे भाभी के कमरे में ऐसी जगह लगाया ताकि वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, और उस कमरे को अपने फोन से कनेक्ट कर दिया था। ये सब कुछ करते करते मुझे दोपहर के 2 बज गए थे। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास उन दोनों के खिलाफ सबूत मिलने वाले थे। दोपहर में जब वो दोनों आए तो समर ने मुझे समझाया कि कौन सी दवा कब देनी है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उनकी भाभी ना होकर उनकी पत्नी हो। रात में समर खुद अपनी भाभी के लिए जूस और दवाई ले गया और आधे घंटे के बाद वापस आया। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करके समर ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मैंने अपना फोन देखा तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। समर अपनी भाभी के कमरे में गया और उन्हें उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया। बेड पर बिछी गंदी चादर हटाकर उस पर साफ सुथरी चादर बिछा दी। फिर वो गंदी चादर बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी
और फिर भाभी की गंदी सलवार भी बदली और उसे भी धोकर सूखने के लिए डाल दिया। अब हर रोज मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती। मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई थी कि समर के ऑफिस जाते ही मैं अपना फोन देखने बैठ जाती थी और मेरे पति का भी रोज का वही काम था। समर जो कुछ अपनी भाभी के साथ कर रहा था वो सिर्फ या तो पति कर सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ की इतनी सेवा कर सकता था। मैं बहुत कंफ्यूज थी इस बारे में, समर से कुछ पूछ नहीं सकती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ हमारे घर आई हुई थी। एक दिन मैंने वो वीडियो अपनी माँ को दिखाया तो माँ ने सिर पर हाथ ही रख लिया। कहने लगी, नेहा तुम बहुत भोली हो, ये कोई माँ बेटे का प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक पति ही कर सकता है। और कुछ दिन बाद माँ अपने घर लौट आई और मुझे अपने मायके चलने के लिए कहने लगी। मेरा बेटा अब 1 महीने का हो गया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत बहुत खराब हो गई और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। समर अंदर से बहुत टूट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सगी माँ खो दी हो। कुछ दिन के बाद मैंने समर का मूड देखकर कहा कि तुम भाभी के कमरे में अंदर जाकर दरवाजा बंद क्यों कर लेते थे। ये सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और एक लंबी सी सांस ली और कहा कि बचपन मैंने और मेरे भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो गया था और पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा की मौत के बाद दूसरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और हमें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया था। भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले भैया की शादी भाभी से हुई जो अपने घर में इकलौती थी। उनके माता पिता की मौत के बाद भाभी ने अपनी सारी संपत्ति भैया के हवाले कर दी। उन्होंने मेरा पालन पोषण एक माँ की तरह किया था। मैंने कभी अपनी माँ को देखा नहीं था, लेकिन भाभी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। कुछ साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था। मैं कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा था। तब भाभी ने ही मेरा ख्याल रखा था। उनकी जगह अगर कोई और औरत होती तो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। भाभी को रामायण की कथा बहुत पसंद थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी। इसीलिए जब भैया काम से बाहर होते तो मैं उनको रामायण पढ़कर सुनाता था। सुनने में कोई परेशानी ना हो इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेता था, जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम मायके चली गई थी। मैं चाहता तो ये सब कुछ समय पहले ही बता देता, मगर तुम्हें तब यकीन नहीं आता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक बार शक बैठ जाता है तो इंसान किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जब से भाभी का एक्सीडेंट हुआ था वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इसीलिए मैं उनकी सेवा करके उनके कर्ज से मुक्त होना चाहता था। लेकिन मैं उस ताकत के साथ सेवा नहीं कर पाया, ना ही मैं उन्हें बचा पाया। इतना कहकर वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उन्हें ऐसे देखकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे मन ही मन शर्म महसूस हो रही थी कि मैं इन दोनों के बारे में कितना गलत सोच रही थी। और अब हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी से रह रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।